यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2020 के 5वें प्रश्न पत्र जो कि सामाजिक अध्ययन का रहता है, इस क्वेश्चन पेपर को आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर आपका टोटल 50 नंबर का रहता है और इसमें आपको ये यहाँ पर 2 घंटे का समय मिल जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें आपको एक बार ज़रूर अटेंड करना चाहिए क्लासेस को। और यहाँ पर आपको पता ही होगा 2016 से लेकर 2017, 18, 19 और ये अब 20 चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 16, 17, 18, 19, 20 तक के सारे पेपर हम आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं। तो चैनल पर प्ले लिस्ट भी आपको बना दी गई है। यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर पीवाईक्यू की प्ले लिस्ट में जाकर आप सारी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और अब आपकी परीक्षाएं भी बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, परीक्षाएं बहुत जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए अभी से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। और आज की इस प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2020 का सामाजिक अध्ययन का पेपर है। तो इस पेपर का सबसे पहला प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, सबसे पहले 50 अंक वाले पेपर में 15 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। गंगा लहरी एक पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना किसने की थी, उसका जो नाम है, ठीक है, उसका नाम भी यहाँ पर आपको बताना होगा। तो संस्कृत में रचित गंगा लहरी के जो लेखक हैं वो पंडित जगन्नाथ मिश्र हैं और इस पुस्तक में मुगल घर के बारे में हल्की सी जो जानकारी है वो मिलती है, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंडित जगन्नाथ। इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का जो नाम था वो सलीम था। क्या था? सलीम था, ठीक है। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने तुजू के जहांगीर नाम से फारसी भाषा में यहाँ पर जो आत्मकथा है वो लिखी है, ठीक है। इसके साथ ही जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया है। आत्मकथा साहित्य का एक अनूठा नमूना है जो लेखक के अवलोकन और अभिव्यक्ति के शक्ति को दर्शाता है। इसके साथ ही जहांगीर जो है चित्रकारी और कला का बहुत ज़्यादा शौकीन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जहांगीर के बचपन का जो नाम था वो सलीम था। प्रियरी घास का जो मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बताना होगा। प्रियरी, ठीक है, पंपास, ठीक है, इस तरह से कई सारे जो घास के मैदान होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रियरी घास मैदान के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो प्रियरी घास के मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रियरी घास के जो मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है। शिवाजी की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ये आपको बताना होगा। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के राज्य की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। रायगढ़, ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा गया कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था उस समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? तो सन 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? मीर कासिम था। युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया, जिसने अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान अंग्रेज कंपनी को सौंप दिया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। सत्यार्थ प्रकाश, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, और बार बार परीक्षा में पूछा भी जा रहा है और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना किसने की थी, इसके राइटर का नाम यहाँ पर आपको बताना होगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ये इस पुस्तक के लेखक हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, ये परीक्षा में आ सकता है। पहले कई बार पता चल रहा है आपको तो पहले से आप नोट करके रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश, इस पुस्तक को बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती इस पुस्तक के जो राइटर हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और इन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा भी दिया था। अगर आपसे कहीं पर भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एक जो नारा है वेदों की ओर लौट चलो, ये किसने दिया था, तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे
लंबी है, ठीक है। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, यहाँ पर आपको बताना है। भारतीय तट रेखीय राज्यों में गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे अधिक है, जबकि गोवा की तट रेखा की लंबाई सबसे कम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो जो बैकाल झील है वो विश्व की दुनिया की सबसे गहरी झील है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। और ये रूस के दक्षिण साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है बैकाल झील, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी झील है और सबसे गहरी मीठे पानी की भी झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत का सबसे अधिक प्राचीन उद्योग कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक जो प्राचीन यानी कि पुराना है कौन सा उद्योग है? तो वो हो जाएगा आपका सूती वस्त्र का उद्योग, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, लंबे समय से यहाँ पर चला आ रहा है ये उद्योग सूती वस्त्र बनाने का। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना और संगठित रूप में सबसे बड़ा उद्योग भी है। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। इसी के साथ बढ़ाएं अपने के लिए प्रश्न की ओर। अगर प्रश्न संख्या 10 आपके सामने आ चुका है और इसमें पूछा गया कि पंपाज क्या है? ठीक है, ये भी एक तरह के घास के मैदान होते हैं, जिसके अभी पीरियड ही पूछा गया था, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने बताया था पंपाज, ये भी एक तरह के घास के मैदान होते हैं। तो पंपाज क्या है? ठीक है, तो पंपाज शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ठीक है। क्या है? पंपाज शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। पंपाज दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राजील देश में फैले एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं, जिसकी मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये एक तरह की घास जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी के साथ प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। हमारे जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं डीपीएसपी, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और भारतीय संविधान के अनुभाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 12 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? यहाँ पर आपको बताना होगा। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव है वो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राज्यसभा सदस्य के चुनाव के नियम अनुसार केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं, यानी कि कोई आम व्यक्ति उसमें चुनाव नहीं कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके गांव में चुनाव होता है तो आप वोट डालने जाते हैं, ठीक है, आपके आसपास कहीं पर भी जो चुनाव हैं वो होते हैं, तो उसमें जो 18 वर्ष तक की आयु के मतदाता होते हैं वो वोट डालने जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर राज्यसभा के जो इलेक्शन होता है राज्यसभा का, उसमें आम व्यक्ति जो है वो चुनाव में जो है वो वोट नहीं डाल सकता है, बल्कि जो यहाँ पर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, विधानसभा सदस्य जो होते हैं, ठीक है, एमएलए वगैरह, वो सारे लोग जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, उनको ही वोट डालने का अधिकार होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, लेकिन अब वर्तमान समय में 464 अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं और भाग 25 हो चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप बताइए इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई। इसका मुख्यालय आप मुंबई में स्थापित करेंगे, ठीक है। इसी के साथ बढ़ाया पढ़ने के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है तो टैक्स है वो सरकार की आय का स्रोत नहीं होता है, ठीक है, जिसकी सीमा शुल्क हो गया, ठीक है, इसके अलावा आयकर हो गया, भू राजस्व हो गया, या केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया। तो जो आयकर होता है या केंद्रीय उत्पाद या सीमा शुल्क जो होते हैं, ठीक है, सीमा शुल्क आदि सरकार के आय के स्रोत के रूप में लगाए जाने वाले कर है, जबकि भू राजस्व जो है वो सरकार के आय के स्रोत का कारण नहीं होता है। भू राजस्व जो सरकार के आय का स्रोत नहीं होता है, कौन सा नहीं होता?
भू राजस्व, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना का अगला प्रश्न यहाँ से आपके तेलुगु प्रश्न स्टार्ट हो गए, तो इसी बात पर कर दीजिए इस क्लास को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए होंगे। जो पुराने भाई बहन हैं जो थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं उनको पता ही होगा कि पी बाई क्यू की क्या अहम भूमिका होती है परीक्षा देने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको इसी तरह से जरूर अटेंड करना चाहिए, जिसके अभी आप क्लास देख रहे हैं। तो यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो आप अगर इतना बता देंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 को उत्तर भारतीय हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के मध्य लड़ा गया, जिसमें हेमचंद्र की पराजय का सामना करना पड़ा था। तो आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में भी बताया गया है, जो कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी या मुगल वंश के संस्थापक बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की वहाँ पर हार हुई थी। तो वहाँ से क्या हुआ, फिर जो यहाँ पर मुगल काल जो है वो स्थापित हो गया 1526 से। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है, शिवाजी के द्वारा लगाए जाने वाले कर यानी कि जो टैक्स थे वो कौन कौन से थे? तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे शिवाजी, उनके द्वारा चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 कर लगाए जाते थे। सरदेशमुखी उन भूमियों पर 10% का करारोपण था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया था, जबकि चौथ एक वार्षिक कर था जो उत्पादन का 1/4 था, इसलिए इसे चौथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की जो पराजय हुई थी, जो हार हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? तो आज़ाद हिंद फौज की प्रथम बटालियन का गठन 1 दिसंबर 1942 ईस्वी को मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान संभाली थी। आज़ाद हिंद फौज की पराजय का जो प्रमुख कारण था वो द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, जो यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की सेनाओं की पराजय। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? ठीक है, भूमि का जो स्थायी बंदोबस्त था वो किसने किया था? तो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कर दी। इसे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के उपरांत समाज 2 वर्गों में विभक्त हो गया था, पहला जमींदार और दूसरा काश्तकार। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर है, जैव मंडल। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण में 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, सैल और मृदा युक्त एक जीवनदायी परत को जयमंडल कहते हैं। जयमंडल किससे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर तक जो वायु है, जो एयर है, जो वाटर है, जो स्थल है, सैल है, मृदा युक्त एक जीवनदायी जो परत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को आप जयमंडल बोल देते हैं। अर्थात जयमंडल मूल रूप से पृथ्वी पर व्याप्त सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का आप योग बोल सकते हैं। सभी प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र जो कि पृथ्वी पर मौजूद है उनका योग है जयमंडल। ठीक, इसी के साथ प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम आपको बताना है। ठीक है, तो हिमालय के कई सारे दर्रों के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में आसानी से आप पेपर को कर लेंगे। जो बनिहाल दर्रा या पीर पंजाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर आपसे 2 पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर कई सारे लिखे हुए हैं, 6 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। खारदुंग ला दर्रा ये आपका लद्दाख में है, जोजिला दर्रा भी लद्दाख में, और वारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ये 3 दर्रे जो हैं, वारालाचा दर्रा और रोहतांग शिप्रा, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा खारदुंग ला दर्रा और जोजिला दर्रा ये दोनों आपके लद्दाख में। इसके अलावा बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, इस तरह से जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है ये, ठीक है, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई जो दर्रा है वो यहाँ पर पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। प्रश्न संख्या अगला आपका 22, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख कर दीजिए जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार और उसकी जो स्थिति है ये जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी, ठीक है, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा उत्तर पर्वतीय जो श्रेणियाँ हैं भी प्रभावित करती हैं। स्थलाकृति हो गई, मानसूनी पवनें हो गई, ठीक है। इसके अलावा ऊपरी वायु परिसंचरण हो गया या पश्चिमी विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं इनसे भी कहीं ना कहीं जलवायु प्रभावित होती है। अल नीनो का प्रभाव, ठीक है, अल नीनो का प्रभाव ये भी प्रभावित करता है। दक्षिणी दोलन और उसका जो प्रभाव है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 23, वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए। तो वृक्षारोपण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो वायु है वो शुद्ध रहे। आजकल देखना ही होगा आपने, काफ़ी ज़्यादा जो वायु है, एयर पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, जिससे कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा वन उन्मूलन को निषेध करना चाहिए, यानी कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए।
ईंधन और इमारती लकड़ी के प्रयोग के लिए वनों की कटाई पर रोक, अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। वनों को रोम से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा वनों के महत्व के बारे में जन जागरूकता भी आपको फैलाना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने स्क्रीन पर कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग जो विशेषतः परिवार के सदस्यों के द्वारा संचालित और क्रियान्वित होते हैं। इनमें सीमित मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे हम कुटीर उद्योग कह सकते हैं। जैसे चमड़े के उत्पादन, ईंट भट्टी का काम, कागज के थैले हो गया, बांस की टोकरियाँ हो गया, बढ़ई, लोहार आदि सभी ये कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के दो साधनों का उल्लेख कर दीजिए। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जाना जाता है, जिसकी जल हो गया, वायु हो गया, सौर प्रकाश हो गया। इस तरह से जो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं उसे हम गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो कहते हैं, जो कि कभी समाप्त नहीं होती है। जबकि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये अनवीकरणीय है और ये एक निश्चित लिमिटेड टाइम तक जो है वो पृथ्वी पर मौजूद हैं। आने वाले समय में किसी न किसी समय ये जो चीज़ें हैं ये समाप्त हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये अनवीकरणीय है। ठीक है, इन्हें दोबारा से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि जो सौर ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी, इसे हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर सूरज से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपकी नवीकरणीय होगी। बाकी जो अनवीकरणीय में मैंने बताया ये कोयला, पेट्रोल आदि ये अनवीकरणीय है। ठीक है, जो कि एक लिमिटेड टाइम तक पृथ्वी पर मौजूद है। संसद के द्वितीय सदन का नाम क्या है। तो संविधान का अनुच्छेद 79 से 122 तक भाग 5 संसद के संगठन, संरचना, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, अवधि, विशेषाधिकारों और शक्तियों संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर आगे बताया गया है कि संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन या राज्यों की परिषद, जिसके बारे में अनुच्छेद 80 में उल्लेख है, ये भारतीय संघ के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 238 को चुनावी प्रक्रिया के तहत और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और जो सदस्य 12 मनोनीत किए जाते हैं वो कला के क्षेत्र में हों विख्यात, या फिर साहित्य, खेल, समाज कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन कार्य करने वालों को मनोनीत किया जाता है। जबकि लोकसभा को निचली सदन या निम्न सदन या प्रथम सदन के रूप में भी जाना जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर द्वितीय सदन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इस प्रश्न में तो वो आपका राज्यसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, जो द्वितीय सदन है वो राज्यसभा ही, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के व्याख्याता के रूप में भी कार्य करता है। इसके साथ ही संविधान संशोधन का अधिकार तो संसद के पास है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को इन संशोधनों की वैधता की जांच करने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 28 है, मंत्रिपरिषद के 2 कार्य बता दीजिए। तो भारतीय संविधान में ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित सरकार की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती हैं, जिसके कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए और उप मंत्री हो गए। ठीक है, इसके साथ ही उप मंत्रिपरिषद के यहाँ पर कार्य बताए गए क्या होते हैं। नीति निर्माण करना, किसी विषय पर विधेयक पास कराना, पेश करना। इसके अलावा राज्यों का बजट तैयार करना, ये मंत्रियों की परिषद का कार्य होता है। इसके अलावा जो योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करना कि योजनाएं सही से चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। इसके अलावा आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है, जिस सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, पहले नीति आयोग था, लेकिन 1 जनवरी 1915 को इसे एक यहाँ पर योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग का अर्थ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग एक थिंक टैंक यानी कि विशेषज्ञ दल है। नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का जो पदेनाध्यक्ष होता है ये आपका प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला आपका 30 नंबर का प्रश्न है, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। जो रिजर्व बैंक होता है आरबीआई, भारत का आरबीआई जो रिजर्व बैंक है भारत का, इसे अन्य बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1935 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय के अधीन भारत का केंद्रीय बैंक है।
और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वित्तीय पर्यवेक्षण बैंकों के बैंक, सरकार के ऋण प्रबंधक, इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए केंद्रीय प्रतिभूमि डिपॉजिटरी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का जो बैंक है वो कहा जाता है। इसके बाद आपको पता ही होगा लघु उत्तरीय के बाद यहाँ थी लघु उत्तरीय के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि आपको अलग से क्लास में कराए जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।